Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dear students, welcome back to DNA Decode with Ijaz. Dear students, FSC Biology Part 1, Chapter 3 Cells and Subcellular Organelles के अंदर आज हमारा फर्स्ट लेक्चर जिसमें हम सेल्स द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इसको डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि सेल्स जो हैं हमारी लाइफ के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हैं, उसके साथ साथ लाइफ जो है लाइफ क्या होती है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी हम टाइप्स को देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, और एट द एंड हम बेसिक प्रॉपर्टीज जो हैं लाइफ की उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स जो हैं ये बेसिक यूनिट हैं लाइफ के, क्योंकि ये सेल्स जो हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी बना रहे होते हैं, और बॉडी में अगर हम एक जो है वो एनिमल की बात करें तो उसके अंदर बोन्स जो हैं वो किसकी बनी होती हैं, सेल्स की बनी होती हैं, ओके, जिनको हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। तो दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ। और उसके साथ साथ अगर हम फंक्शंस की बात करें तो सेल्स जो हैं ये फंक्शन कर रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक इंडिविजुअल और कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे बनता है, तो सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो ज्वाइन करके एटम्स बनाते हैं। एटम्स जो हैं वो क्या बना रहे होते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट्स बनाते हैं। अब ये एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और जब मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो है वो क्या बन रही होती हैं, ऑर्गेनेल्स बन रही होती हैं। अब ये ऑर्गेनेल्स जो है ये खास किस्म के स्पेसिफिक वर्क कर रही होती हैं, काम करती हैं, और काम करके जो है वो अल्टीमेटली उनका जो कंबाइन वर्क है वो एक सेल का काम बन जाता है, ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। उसके बाद सेल्स इकट्ठे मिलके प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, टिश्यूज बोलेंगे, ओके। इसी तरह अगर हम टिश्यूज की बात करें तो टिश्यूज जो है जब कोलेक्टिवली काम कर रहे होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, नेक्स्ट उनके फंक्शंस को या फिर उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन बोलेंगे। और ऑर्गन जब मिलेंगे तो बेसिकली क्या बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम बनेंगे। और जब काफी सारे ऑर्गन सिस्टम जो है आपस में मिलके कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, सेल्स द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ में सबसे पहले अगर हम सेल्स को एक्सप्लेन करें तो सेल्स जो हैं ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं लाइफ के। स्ट्रक्चरल मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है ये बॉडी बना रहे होते हैं, उसके साथ साथ ये फंक्शनल यूनिट हैं। फंक्शनल यूनिट इसलिए हैं कि अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें, एक ऑर्गेनिज्म की बात करें, जिस तरह से हमने पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की, तो बेसिकली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो बेसिक यूनिट्स हैं जो फंक्शन कर रहे होते हैं वो सेल्स होते हैं, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या कर रहे होते हैं, हेल्प्स टू मेक एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर लाइफ है वो बेसिकली क्या रखते हैं, सेल्स रखते हैं, ओके। अब सेल्स के अंदर काम करने वाले खास किस्म के स्पेसिफिक डिस्क्रीट स्मॉलर जो है वो स्ट्रक्चर्स, उनको हम क्या बोलते हैं, सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, ओके। अगर हम सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स की बात करें तो दीज आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विद इन द सेल्स। खास किस्म के सेल्स के अंदर जो है ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट इज नेसेसरी फॉर द सेल्स लाइफ। अब सेल्स की लाइफ के लिए ये बहुत जरूरी होते हैं, इसलिए बेसिकली सेल्स की लाइफ और सेल की एक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी है, और इनको हम क्या बोलते हैं, सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। अब सेल्स की एक्टिविटीज की बात करें तो सेल्स की एक्टिविटीज के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अगर हम एनर्जी की एग्जांपल ले लें, और सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है एटीपी की शक्ल में, तो सेल्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। एनर्जी जनरेटर या फिर एनर्जी करेंसी जो है उसको बनाने वाले जो ऑर्गेनेल है उसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेसिकली ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और वो एनर्जी जो है वो सेल्स की एक्टिविटी के लिए यूटिलाइज की जाएगी, ओके। खास किस्म के बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं उनको रेगुलेट करवाने के लिए एनर्जी जो है ये काम आती है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की सैंपल, ओके। उसके बाद राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स जो हैं ये खास किस्म की प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करते हैं। अब ये प्रोटीन सेल्स के अंदर भी जो है ये खास किस्म के प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सम टाइम सेल्स से बाहर अगर जरूरत हो तो इनको बाहर भी जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है प्रोटीन को, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, गोल्गी अपरेटस की बात करें, बेसिकली ये गोल्गी अपरेटस जो है वो सेल्स के अंदर खास किस्म के सब्सटेंसेस जो हैं उनको पैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये स्पेसिफिक थिंग है दैट परफॉर्म द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म वो आपके पास थिंग है जो एक लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक रखती है। अगर हम लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक देखें तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मूवमेंट करता है, ओके, वो रेस्पिरेशन करता है, वो रिप्रोडक्शन करता है, ओके, उसके साथ साथ वो ग्रोथ करता है, होम्योस्टेसिस उसके अंदर हो रही होती है और एक्सक्रीशन हो रही होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसी मखसूस प्रॉपर्टीज हैं जो एक लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से सेपरेट कर रही होती हैं, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ में सबसे पहले अगर हम लाइफ की बात करें तो लाइफ जो है ये खास किस्म की खुसूसियात का मजमूआ है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो क्या करता है उसको सेपरेट करता है फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। डिस्टिंग्विश और सेपरेट लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स, और इसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लाइफ बोलते हैं, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सेल्स के नंबर की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, तो हमारे पास ऑर्गेनिज्म की दो टाइप्स हैं, ओके। सबसे पहले हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ओके। उसके बाद हमारे पास है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कंपोज्ड ऑफ ओनली सिंगल सेल, जिनके अंदर सिर्फ सिंगल सेल पाया जाए उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपके पास यूनिसेलुलर जो है आपके पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपके पास अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, यूग्लिना वगैरह आते हैं। और उसके साथ साथ प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो हमारे पास क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर नंबर ऑफ सेल्स जो है वो ज्यादा सारे पाए जाते हैं, जो है वो खास किस्म की प्रॉपर्टीज और फंक्शन करने के लिए, तो उनको हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो these organisms composed of numerous specialized cells जो इकट्ठा काम करते हैं और वर्क टुगेदर टू परफॉर्म द लाइफ एक्टिविटीज, लाइफ की एक्टिविटीज को सस्टेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए मिल के काम कर रहे होते हैं इन ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स। और इनकी एग्जांपल्स जो है हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास अगर हम लाइफ की प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू बुक हमारे पास 7 प्रॉपर्टीज हैं लाइफ की, ओके। सबसे पहले हम मूवमेंट की बात करें तो सेल्स जो है क्या कर सकते हैं, वो मूवमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेल्स कैन मूव। अब एग्जांपल में हमारे पास स्पर्म सेल्स हैं गैमेट्स में, तो ये गैमेट्स और स्पर्म सेल्स जो हैं ये मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक स्पर्म सेल है, ओके, ये इसके पास क्या है, फ्लैजिला। तो ये सेल जो है ये मूव करता है किसके जरिए से, इस फ्लैजिला की मदद से, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो है हमारे इम्यून सिस्टम की जो है ये बेसिक जो है वो यूनिट्स कह लें हम, WBCs हमारे जो है इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन्फेक्शंस को के अगेंस्ट जो है फाइट करने के लिए ब्लड के अंदर ये ट्रैवल करते हैं, ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये ट्रैवल करते हैं, और जहां पे इन्फेक्शन हो रही हो वहां पे जाके क्या कर रहे होते हैं, फाइटिंग कर रहे होते हैं। अगर हम सेल्स के अंदर बात करें, सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं वो भी मूव कर रही होती हैं, ओके। डियर स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल हमारे पास अगर हम प्लांट सेल्स के लीफ की बात करें और लीफ के एक छोटे से सेक्शन को अगर हम जूम करके देखें तो उनकी अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, जो हमारे पास अपर एपिडर्मिस है उसके नीचे जो है हमें मेसोफिल सेल्स मिलते हैं 2 तरह के, ओके। डियर स्टूडेंट्स, उसमें जो लॉन्गिट्यूडिनल और क्लोजली पैक्ड सेल्स होते हैं उनको हम पैलिसेड मेसोफिल सेल्स कहते हैं। अब पैलिसेड मेसोफिल सेल्स जो हैं उनके अंदर स्पेसिफिक ऑर्गेनेली होती है और उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अब जिधर से लाइट आ रही होती है वो डियर स्टूडेंट्स उधर लाइट की तरफ मूव कर रहे होते हैं, लाइट की तरफ मूवमेंट कर रहे होते हैं। दिस मूवमेंट इज नोन एज पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट, ठीक है। पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट का मतलब क्या है कि टुवर्ड द सनलाइट, टुवर्ड द ऑर्गेनेलिज मूव्स टुवर्ड सनलाइट। अब ये क्लोरोप्लास्ट सनलाइट की तरफ मूव क्यों कर रहे होते हैं साइटोसोल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, इन द सेल, क्योंकि जितनी लाइट ज्यादा होगी उतना जो है वो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो ज्यादा जो है वो लाइट को कैप्चर करने के लिए जो है वहां पे बेसिकली ये हेल्प कर रही होते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर।
तो लाइट जितनी ज्यादा होगी उतना फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो ज्यादा होगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, सेल्स जो हैं और सेल्स के अंदर ऑर्गेनेल्स जो हैं ये मूव करती रहती हैं। ओके, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूट्रिशन। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो सेल्स जो हैं ये न्यूट्रिएंट्स जो है ऑब्टेन करते हैं, कहां से ले रहे होते हैं, एनवायरनमेंट से ले रहे होते हैं। ओके, अब ये न्यूट्रिएंट क्यों ले रहे होते हैं, तो ये एनर्जी बनाने के लिए। ओके ओके, और उसके साथ साथ बिल्ड द सेलुलर स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सम टाइम जो है वो ऑर्गेनेल्स जो है सेल के अंदर डैमेज हो जाती हैं, और जब सेल्स की ऑर्गेनेल्स डैमेज हो जाती हैं तो इनको जो है वो रिपेयर या फिर जो है वो न्यू बिल्ड अप किया जाता है। तो ऑर्गेनेल्स और सेल्स के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, उनको बनाने के लिए जो है इस्तेमाल किए जाते हैं ये न्यूट्रिएंट्स। उसके साथ साथ एंड ये जो न्यूट्रिएंट हैं ये एनर्जी बनाते हैं, और ये एनर्जी जो है वो किस में इस्तेमाल होती है, बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर। और अगर हम बायोकेमिकल रिएक्शंस की बात करें तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म में हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं, एक को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एनाबॉलिज्म में स्मॉलर सब्सटेंस जो है वो ज्वाइन करते हैं और लार्जर सब्सटेंसेस बनाते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और कैटाबॉलिज्म की बात करें तो कैटाबॉलिज्म में एक बड़े सब्सटेंस को जो है वो ब्रेक करके छोटे सब्सटेंसेस जो है, छोटे मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है रेस्पिरेशन। सेल्स जो हैं ये एनर्जी जनरेट करने के लिए क्या कर रहे होते हैं, रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, और इस प्रोसेस में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और तोड़ के क्या बनाए जाते हैं, एटीपी। ओके, सेल्स के अंदर अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले सेलुलर रेस्पिरेशन में हमारे पास आती हैं 3 फेजेस, जिसमें पहली फेज कौन सी है, ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद क्रिब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अगर हम डियर स्टूडेंट्स ग्लाइकोलाइसिस की बात करें जिसमें ग्लूकोज को 2 सब्सटेंसेस में तोड़ा जाता है, 2 मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स या फिर पायरोविक एसिड्स, जिनके पास 3-3 कार्बन्स होती हैं। तो ग्लूकोज को सबसे पहले साइटोप्लाज्म के अंदर एक सीरीज ऑफ जो है एंजाइमेटिक रिएक्शंस के अंदर ग्लूकोज को 2 पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ा जाता है। अब पायरोवेट या फिर पायरोविक एसिड जब बन जाते हैं तो उनको जो है उनकी ऑक्सीडेशन करवाई जाती है, उनकी ऑक्सीडेशन करवा के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लाया जाता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि जो हमारे पास पायरोविक एसिड बने उनको जब उनके अंदर लाया जाता है, उनकी ऑक्सीडेशन करवाई जाती है, उसके बाद वहां पे जो है वो एसिटाइल CoA बनता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास क्रिब साइकिल और सेलुलर रेस्पिरेशन के जो फेजेस हैं और जो इनकी जो है वो क्लासेस हैं, प्रोसेस हैं, इनको हम बायोएनर्जेटिक वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो पायरोविक एसिड को लाया जाता है, वहां पे क्रिब साइकिल रेगुलेट करवाया जाता है, और क्रिब साइकिल्स में हमारे पास FADH2 और NADH2 के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उनको फर्दर जो है वो कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि सेल्स को एनर्जी हमेशा कौन सी शक्ल में चाहिए होती है, एटीपी की फॉर्म में चाहिए होती है। कौन सी फॉर्म में चाहिए होती है, एटीपी की फॉर्म में। तो डियर स्टूडेंट्स, वहां पे FADH2 और NADH2 के मॉलिक्यूल्स को जो है वो फर्दर ब्रेक किया जाता है, और ब्रेक करके क्या बनाए जाते हैं, एटीपीज बनाए जाते हैं। ओके, एटीपी जो है ये कैरी कर रहे होते हैं सेल्स की तमाम सेलुलर एक्टिविटीज में, उनको क्या कर रहे होते हैं, कैरी आउट कर रहे होते हैं, रेगुलेट करवा रहे होते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है एक्सक्रीशन। अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो सेल्स जो हैं ये वेस्ट मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस को जो है वो अपने इंटीरियर से बाहर एक्सक्रीट करते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। सेल्स देखें, सेल्स आल्सो रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट्स बाय, अब ये कौन कौन से प्रोसेस है ये करवा रहे होते हैं, डिफिजन के प्रोसेस से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस से। अगर हम डिफिजन के प्रोसेस को देखें तो डियर स्टूडेंट्स, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन, तो ये हमारे पास एक ऐसी जो है वो मूवमेंट है जिसमें सेल्स को एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं होती। तो डियर स्टूडेंट्स, ये किसकी टाइप हुई, पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप हुई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको मूव करवाया जाता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड द हायर कंसंट्रेशन, और यहाँ पे सेल्स जो हैं उनको एनर्जी लगानी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द टॉक्सिसिटी इन द सेल्स। तो ये एक्सक्रीशन जो है ये टॉक्सिसिटी जो है वो सेल्स के अंदर बनने से बचाता है।
टॉक्सिसिटी किसकी वजह से होगी? तो मेनली डियर स्टूडेंट्स मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं उनमें मोस्टली जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है, और नाइट्रोजन के कंटेंट्स अगर सेल्स के अंदर और साइटोप्लाज्म के अंदर ज्यादा बढ़ जाएं तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, और जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होंगे, सेल्स को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी सेलुलर एक्टिविटीज को रेगुलेट करवाने के लिए, तो डियर स्टूडेंट्स सेल्स जो है उनकी डेथ होती है, डेथ जो है वो डेथ हो सकती है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है होमियोस्टैसिस। सेल्स जो है वो क्या करते हैं? अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल करते हैं, मेंटेन करते हैं इन नैरो रेंज बाय रेगुलेटिंग, क्या करके मूवमेंट करवा के, सब्सटेंसेस की मूवमेंट करवा के अक्रॉस द मेम्ब्रेन। समटाइम्स सेल्स जो है उनको इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए कुछ बाहर से लेना पड़ता है, कुछ अंदर से बाहर जो है वो रिमूव करना पड़ता है, जिनमें हमारे पास साइटोसिस आती है, एक्सोसाइटोसिस, और अगर सेल्स के अंदर सब्सटेंसेस आ रहे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? एंडोसाइटोसिस। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है ये सेल्स क्या कर रहे होते हैं? आल्सो सेल कैन ग्रो, सेल्स क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो ग्रोथ करने के लिए इनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और ये न्यूट्रिएंट्स जो है इनको कन्वर्ट करते हैं, एंड कन्वर्टिंग देम इनटू द सेलुलर कंपोनेंट्स। मुख्तलिफ प्रोसेस करवा के सेल्स जो हैं अपने इंटरनल कंपोनेंट्स को बिल्डअप करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी लेते हैं, एनर्जी लेके जो है वो खास किस्म के सब्सटेंसेस बनाने में ये हेल्प कर रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स सेल जो है वो नेक्स्ट रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो मींस दैट के सेल्स जो है अपने नंबर्स को बढ़ा सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और रिप्रोडक्शन में हमारे पास दो प्रोसेस आते हैं सेल्स में, एक को हम माइटोसिस बोलते हैं और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? मियोसिस बोलते हैं। ओके, अगर हम माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस सेल डिवीजन का ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल से जो है वो दो सेल से बनते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पेरेंट सेल है। ओके, अब ये पेरेंट सेल जो है ये डिवाइड करके कितने सेल्स बनेंगे? यहाँ पे दो सेल बनेंगे। ठीक है, ओके, अब ये दो सेल्स जो हैं बने हैं, इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे? डॉटर सेल्स। क्या बोलेंगे इनको? दीज आर डॉटर सेल्स, दीज आर कॉल्ड डॉटर सेल्स। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे माइटोसिस के प्रोसेस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। अगर हम जो है वो क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के अंदर हो रही होती है। जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होती तो जेनेटिक मटेरियल जो है पेरेंट सेल का डॉटर सेल के बिल्कुल सिमिलर होता है। तो हम जो है माइटोसिस में कहते हैं कि माइटोसिस में पेरेंट सेल डिवाइड करता है और डॉटर सेल्स जो बन रहे होते हैं दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर सेल्स होती हैं विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट सेल। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास रिप्रोडक्शन में मियोसिस आती है, और मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में क्या बन रहे होते हैं? गैमेट्स बन रहे होते हैं। ओके, अब गैमेट्स में अगर हम गैमेट्स फॉर्मेशन में देखें, मियोसिस में देखें तो एक सेल से जो है हमारे पास चार सेल्स बनते हैं और चार हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ होते हैं। डियर स्टूडेंट्स अगर हम ह्यूमन सेल्स की बात करें तो ह्यूमन सेल के अंदर एक जो है वो पेरेंट सेल जो है, डिप्लॉयड सेल जो है, उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं 46 होते हैं। अब 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं इनको ये जब डिवाइड करता है तो बेसिकली हमारे पास मियोसिस में चार सेल्स बनते हैं और चारों सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। बेसिकली मियोसिस की जो है दो टाइप्स हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। अब मियोसिस 1 की बात करें तो मियोसिस 1 में इसको हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। रिडक्शन डिवीजन इसलिए कहते हैं कि क्रोमोसोम्स के नंबर जो हैं मियोसिस के अंदर हाफ हो जाते हैं। मियोसिस 1 में अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम थे तो वो मियोसिस 1 करेगा, आगे हमारे पास दो सेल्स बनेंगे और दो सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो कितने होंगे? 23 होंगे। ठीक है, आगे वो जो 23 वाले सेल्स बने हैं वो बेसिकली हैप्लॉइड सेल्स हैं। अब उनके अंदर मियोसिस 2 होनी है। मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस, और ऑलरेडी उनके अंदर 23 क्रोमोसोम्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स उन हैप्लॉइड सेल्स के अंदर जब माइटोसिस या फिर मियोसिस 2 होगी तो आइडेंटिकल दो सेल्स बनेंगे, दो सेल एक सेल से और एक सेल से भी दो, तो बेसिकली हमारे पास कितने सेल्स बन जाएंगे? चार सेल्स बनेंगे। अब वो चार सेल्स जो हैं उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम होंगे और 23 होंगे। दीज आर नोन एज हैप्लॉइड फॉर डॉटर सेल्स। तो डियर स्टूडेंट्स
आज का टॉपिक जिसमें हमने सेल्स द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इसके इंट्रोडक्शन की बात की और उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ की बात की। तो फिर स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।